बरसरे इक़्तिदार हुकूमत को यूँ तो बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना है जिन्हें मौजूदा दौर में हल करना कदरे मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा दौर में मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला जो बन चुका है वो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील है, आईएमएफ और पाकिस्तान का मुआहिदा है। और इस ज़मन में ख़बर कुछ यूँ निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसी मुतल्लिक एक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करने से मदद कर ली है। इस व्लॉग में कुछ तफ़सीलात इस मुतल्लिक आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे आईएमएफ की ही एक दूसरी कार्रवाई के बारे में, आईएमएफ के हवाले से ही एक दूसरी खबर के बारे में। और वो खबर कुछ यूँ है कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जाने हैं। ना कि सिर्फ टैक्सेस लगाए जाने हैं बल्कि गैस और दीगर जो इस्तेमाल की अशिया हैं उन पर एक बहुत बड़े हुजम के टैक्सेस आयद किए जाएंगे। कुछ तफसीलात इस व्लॉग में इस मुतालिक भी आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू और मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म के मुतालिक एक बहुत ही बड़ी खबर। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतालिक एक खबर निकल कर सामने आ रही है और वो खबर कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ के मुतालिक करप्शन का इंतहाई अहम केस आशियाना हाउसिंग सोसाइटी करप्शन स्कैंडल, जिसमें शहबाज शरीफ गिरफ्तार भी रहे, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त के गिरफ्तार रहे और दीगर बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो ज़ेर एताब रहे। उस मुतल्लिक आज खबर निकल कर सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो वादा माफ गुआ थे वो मुनहरफ हो गए हैं, वो अपनी बात से फिर गए हैं, वो अपनी बात से मुकर गए हैं। और अब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उस वक्त उन्हें प्रेशराइज़ करके, उन्हें फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करके ये बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे। कुछ तफसीलात इस व्लॉग में इस मुतल्लिक भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, आईएमएफ और पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों से ही मुज़ाकरात चल रहे हैं, बल्कि दिनों नहीं कुछ महीनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं। हम भी आपके सामने उन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ न कुछ रखते ही रहते हैं। अब आईएमएफ और पाकिस्तान, मतलब जितनी भी इनके दरमियान शराइत थी, उन पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो दोनों अलाइज़ जो हैं वो मुत्तफ़िक हो गए थे और अब ये लग रहा था कि कहीं न कहीं जाकर आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान डील बन जाएगी। और वो जो शराइत थी उन्हें पहले लागू करना था पाकिस्तानी हुकूमत को, यहाँ पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तान पर, मुल्क पाकिस्तान पर, और उसके बाद जाकर आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान डील फाइनलाइज होनी थी। खबर कुछ यूँ है कि हुकूमत पार्लियामान में बगैर किसी बहस व मुबासे के, बगैर किसी डिस्कशन के लाए हुए एक ऑर्डिनेंस, एक टैक्स के मुतालिका एक ऑर्डिनेंस जो है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से दस्तखत करवाना चाहती थी। यानी कि सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर एक कानून मंजूर करवा कर इस मुल्क की आवाम पर लागू करवाना चाहती थी। और इसी ज़मन में आज की रोज़ होने वाली डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात भी थी। उस मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी को यही इस्तदा की गई थी कि वो इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दें और इसे सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर जो है वो नाफिज़ अमल करें। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करने से डॉक्टर आरिफ अलवी मुकर गए और उनका ये कहना है कि मुझसे दस्तखत करवाने से पहले बेहतर ये है कि इस पे जो अवाम की वोट से इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनसे इस पे राय ली जाए, इस पे बहस व मुबासा करवाया जाए और फिर जब ये पार्लियामान से मंजूर करवा ली जाए तो फिर एक बाकायदा जो आइनी प्रोसेस है, जो आइनी प्रोसीजर है और उसे फॉलो करते हुए इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर ये तरमीमी ऑर्डिनेंस है क्या और इसमें क्या कुछ शिकें हैं, कुछ तफसीलात इस बारे में आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने आईएमएफ की शराइत को पूरा करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार किया, जिसके तहत मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठा किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत बैंकों में ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलेंस पर 0.60% टैक्स आयद की जाएगी, जबकि बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज से होने वाली आमदनी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और शुगर ड्रिंक्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, 1000 सिगरेट पर टैक्स 1000 सिगरेट पर टैक्स में 200 रुपये से 400 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा था, लेकिन आईएमएफ वादा रहे कि आईएमएफ ने कर्ज के 8वें प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की शराइत भी रखी हुई हैं। और ये वो डिटेल्स हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस के मुतल्लिका हैं और इस ऑर्डिनेंस के पास हो जाने के बाद इसके लॉ बन जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम पर भी ये कवानीन जो हैं वो आयद
कर दिए जाएंगे। अब दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि अवाम को बिजली का झटका, 4 माह में 76 अरब रुपए देने होंगे। काबीना ने ये मंजूरी दे दी है और इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ आइंदा 4 माह में की जाएंगी और इसमें टोटल जो है वो 76 अरब रुपए वसूल करने हैं हुकूमत ने आवाम से, और दीगर जितनी भी कंपनियां हैं जो कि बिजली बेचती हैं आवाम को, उन कंपनियों से हुकूमत ने वसूल करने हैं। लेकिन डेफिनेटली वो कंपनियां जो है वो मुझसे और आपसे वो तमाम तर पैसा इकट्ठा करेंगी। इजाफी सरचार्ज के जरिए मार्च से जून तक 2023 के दौरान वसूलियां की जाएंगी, जबकि बिजली सार्फिन पर 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियों के लिए यूनिट सरचार्ज 3 रुपये 82 पैसे का हो जाएगा और फिर साल 2023-24 के लिए लागू होगा। वसूलियां 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं की जाएंगी। 300 से कम यूनिट वाले जो बिजली सार्फिन हैं उनसे ये वसूलियां नहीं की जाएंगी। खैर 300 से जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन हैं उन पे तो ये नहीं आयद होने वाली, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। जो 300 से ऊपर के जो इस्तेमाल करने वाले हैं उन पे तो लगने वाला है और एक बहुत बड़ी तादाद में टैक्स की सूरत में पैसा हुकूमत को मुंतकिल होगा। आखिर में आपके सामने रखते चलें कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद गिरफ्तार भी रहे और उन पे मतलब उनकी करप्शन केसेस में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस आशियाना हाउसिंग केस का भी है। अब इसके जो वादा माफ गवाह बने थे शहबाज शरीफ मालिक के साथ और शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो अब अपने बयान से मुकर गए, मुनरिफ हो गए और उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया है कि उस वक्त के जो नैब के अफसरान थे उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें प्रेशराइज़ किया, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया और फिर जाकर उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। पूरी तफसील यहाँ पर दर्ज है, आपके सामने कुछ रखते हैं। इन पे मौजूद इसरार सईद ने बताया कि नैब डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी ने वारंट गिरफ्तारी दिखाकर पहले से तैयार बयान पर दस्तखत की ऑफर की। मेरे इनकार पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया और 10 दिन की जिस्मानी रिमांड लिया। मुझे वॉशरूम जाने के लिए आधे से 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे सोने के लिए चटाई दी गई, तमाम रात लाइट्स ऑन रखी जाती थी। इनका कहना था कि दूसरे रिमांड पर उस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और डीजी शहजाद सलीम ने मेरे सेल में आए और दोनों ने कहा कि इन पर बहुत प्रेशर है, दस्तखत कर दो वरना मेरी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बताते खुद उस वक्त के डीजी नैब जस्टिस जावेद इकबाल के बारे में ये जो वादा माफ गवाह थे ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इन्हें प्रेशराइज किया। आगे चल के वो कहते हैं कि मुझे 90 दिन की रिमांड और आमदन से ज़ायद असासों का केस खोलने से डराया गया। मुझ पर दबाव डाला गया कि इस बयान पर दस्तखत करोगे जो सच नहीं था, करवाए गए जो सच नहीं था। मुझसे सादे कागजात पर दस्तखत भी लिए गए। उन्होंने कहा कि वादा माफ गवाह बनने के बाद नैब ने मेरी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी की मुखालफत नहीं की। इसरार सईद ने मजीद बताया कि आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट एक शफाफ मंसूबा था जिसमें किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमों ने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया और अवाम से कोई फ्रॉड या धोखा नहीं हुआ है। अब जब शहबाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म हैं, तो उनके हवाले से चलने वाले एक बहुत ही अहम नौइयत के केस के बारे में ये बड़ा ही होशरुबा किस्म की खबर सामने आ रही है। यानी कि वो जो लोग वादा माफ गवाह बनाए गए थे उन्हें प्रेशराइज करके, उन्हें मेंटली टॉर्चर करके बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात होना बहुत लाजमी है। चूँकि जो गवाहान ये बात कर रहे हैं कि उन्हें उस वक्त प्रेशराइज किया गया था, हो सकता है आज जब पावर, ताकत, इक़्तिदार शहबाज शरीफ के पास है, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है, तो क्या इसी तरह की सूरत हाल का सामना इस वक्त भी वो शायद कर सकते हैं कि उन्हें किसी प्रेशर की वजह से या कोई लालच देकर या कोई किसी डर और खौफ की वजह से उन पे बाकायदा दबाव डालकर शायद यहाँ से मुनरिफ करवाया गया हो। मैं शायद ये एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ कि ये भी मुमकिन है। तो इस मामले की मुतलका हुकाम को साफ़ और शफाफ तहकीकात करनी चाहिए, जो कि बहुत लाजमी है, वरना ये इसी तरह से आए रोज़ इस तरह के मुख्तलिफ केसेस के बारे में इस तरह की हकीकतें, इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ जाएंगी। चूँकि ये तो अब कंट्रोवर्सी बन चुकी है जब उस वक्त के गवाहान ही अपने बयानात से पीछे हट गए, तो इट्स मीन
कि ये एक कंट्रोवर्सी है और इस पे तहकीकात होना बहुत लाजमी है, वरना दीगर जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनके साथ भी यही हो सकता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बयान दे रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा लाजमी है और अगर इनके साथ इस तरह का रवा रखा गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद, उसकी तहकीकात के बाद भी जो है वो जो ज़िम्मेदारान थे उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत लाजमी है।